तो आपका स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपडेटेड रिटर्न। जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जो अपडेटेड रिटर्न की डेट 15 जनवरी कर दी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म जो भी बनाया है या ओरिजिनल के टाइम पे आप जो फॉर्म फिल किया था उसी को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। जो आपने करेक्शन करने हैं या जो चेंज करने हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। अब अगर आपने ओरिजिनल भी फाइल नहीं किया है फिर भी आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि मैं सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे नेम, आप नेम टाइप करेंगे। उसके बाद पैन, उसके बाद कंपनी, ITR6 कंपनी के लिए ही होता है तो यहाँ पर सिन डालेंगे। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस मेक श्योर आप सही से ही डालना। जो आपका पोर्टल पर है मेक श्योर पोर्टल पर पोर्टल वाला ही आप एड्रेस डालें। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद कमेंसमेंट, कमेंसमेंट आप छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद फुल एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। मेल आपको मैंडेटरी है, मेल डालना ही होगा। सेकंड ऑप्शन आप छोड़ सकते हो। उसके बाद कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करना है, डालना ही होगा वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर ही देगा। उसके बाद फोन नंबर बाकी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक चेंजेस आया है, यहाँ पर आप एक्सटेंडेड 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर, हमारा नवंबर है तो नवंबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे रिवाइज रिटर्न। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप ओरिजिनल किया है तो ओरिजिनल के टाइम पे, अगर आपने रिवाइज करना है तो सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुई होगी, उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जिस डेट पर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद बाकी जो ओरिजिनल में होती है बाकी सब वही सेम चीजें होंगी। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न कैसे फाइल करने हैं वो देखना है तो आप मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने 115 बी डबल ए बी सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट डालना है, ईयर डालना है। अगर सपोज कीजिए आप फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हो, ऑप्ट ऑप्ट कर रहे हो 1115 BA या BAA, तो यहाँ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होती, यहाँ पर आपको सिंपली नन करना होता है। उसके बाद थोड़ा वैलिडेट होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है आपने जो भी सेक्शन ऑप्ट किया है। अभी के लिए मैं यहाँ पर यही करता हूँ। इसमें थोड़ा दिक्कत यही है, ये डेटा थोड़ा सिंक्राइज करता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट डालेंगे। उसके बाद उसके बाद कंपनी अगर इंडियस फॉलो करती है तो आप उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हो, वो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल हाइड होंगे। यहाँ पर देखो कि ये इंडियस वाला बैलेंस शीट होगा, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला होगा, और यहाँ पर आओगे तो वो इंडियस वाला होगा। ये देखने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना जब भी आप फॉर्म रिसीव करोगे, क्योंकि अगर आपने सपोज कीजिए डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद आपको याद आया कि मुझ कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या इंडियस फॉलो कर रही है, तो आपकी सारी डिटेल हट जाएगी, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सेम डिटेल्स आप चेक करोगे, फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं है, और कंपनी लिक्विडेशन में तो नहीं है, लिक्विडेशन एज अ सेंस बंद तो नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं हो रही है। अगर बंद हो रही है तो आपको ये यस करना पड़ेगा। उसके बाद एफआईआई है, नो। अगर एफआईआई होगी तो करना है। जनरली एफआईआई फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ही होती है, फॉरेन कंपनी के लिए ही होती है। अगर आपको ग्रॉस रिटर्न या फॉरेन फॉरेन कंपनी की रिटर्न इंडिया में कैसे फिल करते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपका ओरिजिनल होगा। अगर आपको लगता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट चेंज हुई है तो आपको अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल्स डालनी होगी। बाकी आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो चेंज करेंगे। उसके बाद ऑडिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालोगे, यूडीआईएन नंबर। इस बार ये न्यू न्यू अपडेट आया था जिसमें आपको यूडीआईएन नंबर भी जनरेट करना पड़ेगा। जब भी आईसीआई या ऑडिटर साइन करेगा, आईसीआई से एक यूडीआईएन
नंबर जनरेट होगा, यूनिक यूडीआई नंबर, वो आपको डालना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी। आप नहीं डालोगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी टीपी अपनी कंपनी पे टीपी एप्लीकेबल है जनरली, अगर 30 नवंबर आपकी ड्यू डेट है तो मोस्ट ये टीपी 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 एडजस्टमेंट ही होती हैं, जिस पर टीपी एप्लीकेबल होता है उसकी 30 नवंबर ही होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके जो भी अकाउंट्स ऑडिट हुए होंगे उसकी डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर अदर्स डालते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके फाइनेंशियल ऑडिट हुए यहाँ पर डिटेल डलेगी। अगर आपने अदर फॉर्म फिल किए हैं, सपोज कीजिए आपने डिडक्शन ली है या कोई भी फॉर्म फिल किया है, आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो चलिए आप अब चलते हैं पार्ट जनरल 2 पर। यहाँ पर आप देखोगे, आपको सिलेक्ट करना होगा आपकी कंपनी सब्सिडरी है या होल्डिंग है। मेरी कंपनी सब्सिडरी है, आपको होल्डिंग सिलेक्ट करना है या सब्सिडरी, या बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है। उसके बाद उसके बाद होल्डिंग की डिटेल्स डालनी है। होल्डिंग का पैन नंबर, कितनी परसेंटेज होल्डिंग करता है। उसके बाद अगर एमएलगमेशन हुआ है तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। कोई डिटेल एमएलगमेटिंग कंपनी है या एमएलगेटेड है, मर्जर है, वो डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आप डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सबकी डिटेल डालोगे। मेक श्योर आप यहाँ पर जो भी साइन कर रहा है पर्सन, सपोज कीजिए वो डायरेक्टर नहीं है, ऑथराइज्ड पर्सन है, फिर भी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी ही पड़ेगी। इट्स अ मैंडेटरी। आपका फॉर्म तब तक फिल नहीं होगा, चाहे आप ऑनलाइन फिल कर रहे हो या ऑफलाइन फिल कर रहे हो। आपको आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन कर रहा है तो आपको मैंडेटरी है यहाँ पर भी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आओगे पर्टिकुलर पर्सन वेयर बेनिफिशियल ऑनर। यहाँ पर एक और चीज होता है, अगर आपकी कंपनी में कोई भी 10% से ज्यादा वोटिंग होल्ड करता है या प्रीवियस ईयर में, सपोज कीजिए अगर बीच में कोई और होल्डिंग करता था कंपनी को, और 29 मार्च के बाद कोई और होल्ड कर रहा है, आपको दोनों की डिटेल्स ही डालनी पड़ेगी। अगर 10% से ज्यादा भी होल्डिंग कर रहा है या 50% पे, फिर भी आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर यस नो अपने अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर रिजर्व बैंक तो रिजर्व बैंक के लिए नहीं होगा, बस आपको इन जनरल अगर कंपनीज ही हैं, बैंकिंग या रिजर्व बैंक या रेगुलेशन डेवलपमेंट नहीं है या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर यस ही करना है। अगर शेयर होल्डिंग, क्योंकि कंपनीज में शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन या एएल फिल करना ही पड़ेगा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस पर आओगे। नेचर ऑफ बिजनेस पर आप या तो अगर आपके पास ऑडिट है तो ऑडिट में भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस लिखा होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। ट्रेड नेम में आप कंपनी का नाम डाल सकते हो या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आपको बैलेंस शीट जो भी आपका रिस्पेक्टिव इंडियस फॉलो करती है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, आप उसके अकॉर्डिंग डालना है। अ, उसके बाद जैसे मेरे में अभी बैलेंस शीट फिल की है, ये इंडियस फॉलो करती है, तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं। मेक श्योर यहाँ पर आपको दिक्कत आती होगी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में आप नेगेटिव बैलेंस यहाँ पर माइनस लगाकर भी डाल सकते हो, अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है या लास्ट ईयर लॉस आ रहा था। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आप देखोगे पार्ट है जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, तो यहाँ पर जरूर डिटेल्स डालना। उसके बाद पीएनएल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद बीपी उसके बाद ओआई में आओगे। पार्ट ओ आई में आपने कंपटीशन बनाई होगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक और चीज, अगर आपके पास टैक्स ऑडिट है, अगर टैक्स ऑडिट के किसी भी हेड में या किसी भी क्लॉज पर वो एंट्री रिस्पेक्टिव आ रही है, तो उसी क्लॉज में आपको डालना ही पड़ेगा, वरना आपकी एडजस्टमेंट भी आ सकती है 143(1) में। तो मेक श्योर जो आपके टार टार क्लोज में आ रही है वहीं पर आपको डालना है। नेक्स्ट, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे सेक्शन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद वीडीए।
वीडीए में अगर आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कोई है तो आप वो डाल सकते हो। यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, हेड अंडर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड। उसके बाद बीपी शेड्यूल में आप देख सकते हो। बीपी शेड्यूल में आपकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, और यहाँ पर आप 36 या 13 पॉइंट्स में आओगे। जो भी आपने पार्ट ओआई में एडजस्टमेंट की थी, आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो। 36 में कितना किया था, 37 और 40 में, तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका 11 पॉइंट में आओगे, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेप्रिसिएशन डाला है वो वैल्यूज यहाँ पर आती है। उसके बाद 11 फर्स्ट में आओगे, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन आता है एज एज पर टार। आप टार से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे डेप DOA। तो यहाँ पर आपको एक बार टार से वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो यहाँ से वैल्यूज मोस्टली मोस्टली सही नहीं लेता है। आप डबल चेक जरूर करना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आगे यहाँ पे आप सारी चीजें फिर से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर एक रिकंसाइल डेटा आ जाता है, आपको एक बार फिर वेरीफाई तो करना ही है। उसके बाद CG पर जाओगे, कैपिटल गेन वर्किंग पर। आप सपोज कीजिए आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है। अगर म्यूचुअल फंड है तो आप 6 पॉइंट में आओगे। मेरे केस में म्यूचुअल फंड थे जो अदर देन अनकोटेड शेयर्स थे, तो उनकी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिया। और एक और केस, अगर आपके केस में अगर कोई एसिड्स थी जो सीक्स टू एग्जिस्ट हो चुकी है, तो वो भी आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल में ही डालनी पड़ेगी। सपोज कीजिए आपका आपका इंटेंजिबल या फर्नीचर का कोई भी ब्लॉक था, अब ब्लॉक वो सारा बिक चुका है। सपोज कीजिए आपका 168 या 100 रुपए का आपका ब्लॉक ओपनिंग था, और आपने 200 रुपए में बेच दिया है। तो जो 100 रुपए होगा, उस पर उस पर 50 सी में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। उसके बाद 112 में आप अपने रिस्पेक्टिव के लिए डाल सकते हो। मेरे केस में कोई भी नहीं है। उसके बाद शेड्यूल ओएस में आओगे। शेड्यूल ओएस में देखोगे, अदर सोर्स में जो भी अभी के प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग या आपने कंपटीशन बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डालोगे। जो पीएनएल में आ रहा होगा वो एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहां पर आपने डाल दिया। बट आपके कंपटीशन में सपोज कीजिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम आ रही है, और आपके फॉर्म 26 से ऐसी आपको लगता है ज्यादा इनकम जनरेट हुई है रिस्पेक्टिव ईयर में, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और दोस्तों, आप सपोज कीजिए अगर आपको फॉर्म 71 फिल करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक न्यू वीडियो बना दिया है। अगर आपको वो न्यू वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकली मैंने समझाया कैसे आप फॉर्म 71 फिल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो वो जरूर देखना। उसके बाद आप आओगे कैरी फॉरवर्ड लॉस में। कैरी फॉरवर्ड लॉस में आपको जनरली लास्ट ईयर का ही डालना है, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। करंट ईयर में आपको कुछ नहीं डालना है। अगर करंट ईयर का होता है वो ऑटो कैलकुलेट होता है, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। उसके बाद आओगे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अगर आपका करंट ईयर में हो रहा है, तो करंट ईयर में आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जो आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होता है। रिस्पेक्टिव अगर लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर का आपको एज इट इज डाल देना है। अगर आप क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हो, यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी कंपनी पर आईसीडीएस एडजस्टमेंट होंगी वो ऑटोमेटिकली टार से फीच करेगा। फिर भी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, ये क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आपकी शेड्यूल बीपी में रिफ्लेक्ट होती है, और आपकी ओआई में भी रिफ्लेक्ट होती है। ओआई में रिफ्लेक्ट होती है। फर्स्ट पेज पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे आईसीडीएस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। आपको जरूर वेरीफाई करना है ये सही नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आप 10 AA की कोई एग्जामेशन ले रहे हो, तो आप डिडक्शन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जनरली 10 AA की स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मिलता है, और ये अभी ओमिटेड या हट गया है। अगर आपकी कंपनी 2021 से पहले डिडक्शन ले रही थी तो ठीक है, उसके बाद नहीं ले रही है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि आपकी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहे और स्टार्टअप है, तो
मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। आप डिडक्शन कैसे ले सकते हो, क्या फॉर्म भरना पड़ सकता, किस सेक्शन में ले सकते हो। इसके बाद आरएएम, अगर ये कंपनी न्यूरिज्म है तो इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और मैं भी कोई डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, मैट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन। शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन में आपको मैंडेटरी है, यहाँ पर शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन डालना ही पड़ेगा जो भी आपका करंट ईयर में होगा। अगर सपोज कीजिए अगर करंट ईयर में ही आपकी शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है तो आपका नीचे आएगा जो भी ट्रांसफर की डिटेल्स आई है, जिस डेट पर ट्रांसफर हुआ है उसकी डेट्स, डेट ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। और एएल शेड्यूल में आप आओगे, एएल शेड्यूल में आओगे, अगर डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग या अपार्टमेंट आप हेल्ड करते हो इसकी डिटेल्स आएगी। अगर आपने कोई भी राइट्स खरीदा है तो आपको आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं डालनी है। अगर आप होल्ड करते हो या आपने एक्विजिशन ही किया है उसकी डिटेल ही डाली जाएगी। आप राइट्स की नहीं डालोगे। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कोई खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आपने किसी कंपनी के ही शेयर खरीद रखे हैं जो अनलिस्टेड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अदर अदर सिक्योरिटी, सपोज कीजिए म्यूचुअल फंड है या कोई भी है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। आपकी सपोज कीजिए अगर आपकी एक क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस आपके आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होती है जो म्यूचुअल फंड है उससे मैप होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया असेसमेंट के टाइम पर तो क्वेश्चन पूछता है कि आपका कम है तो आपको जवाब भी बनाना पड़ेगा उसका। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद लोन एड एडवांसेस में डिटेल्स उसकी डालेंगे। अगर कोई भी अ, अगर वो इंटरेस्ट बेयरिंग होगी तभी ही आपको डालना है, वरना नहीं डालना है। उसके बाद आप कोई भी मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या अदर ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ज्वेलरी ड्राइंग्स आपको यहाँ पर लोन एंड एडवांसेस, फिर से बोल रहा हूँ, अदर देन फाइनेंशियल्स है। जो जो भी आप रिलेटेड पार्टी या किसी अदर पार्टी को कर रहे हो, वेंडर्स को कर रहे हो, अगर आप उसको इंटरेस्ट बेयरिंग है तो आपको डिटेल्स उसकी फिल करनी होगी। अगर इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है तो आपको डिटेल्स फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आओगे जीएसटी टैब पर आप जनरली आप या तो क्लाइंट या आप फिल कर रहे हो, आप वेरीफाई कीजिए, या आप डायरेक्टली एआईएस जनरेट होता है, एआईएस से आप डायरेक्टली उठा सकते हो जीएसटी रिस्पेक्टिव, जिस रिस्पेक्टिव को करता है वो वैल्यूज आप डाल दीजिए। उसके बाद एफडी। एफडी जनरली प्रोविजंस होता है जो जिस कंपनी पर टार एप्लीकेबल नहीं होता है और जो फॉरेन कंपनी होती है उसके लिए भी होता है। इसके लिए अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपने जो भी डिटेल्स डाली होंगी आप यहाँ से वेरीफाई करोगे। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी से कितनी आपकी इनकम जनरेट हुई है यहाँ से वेरीफाई करना है। उसके बाद कैपिटल गेन जो भी आया है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ से करना है। उसके बाद हेड वाइज इनकम टोटल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट करंट ईयर से लॉस एडजस्ट हुआ है या बीएफएल से हुआ है उसके बाद आपका टोटल लॉस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। टोटल लॉस, टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। उसके बाद मेक श्योर आपका नॉर्मल जो भी टैक्स है यहाँ पर कैलकुलेट होगा और सरचार्ज यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप 234C का इंटरेस्ट आप एक बार चेक कर सकते हो। इसको वेरीफाई करना आपके अकॉर्डिंग जो बन रहा है, आप इसको मैनुअली चेंज कर देना अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ बन रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिच होता है, वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया होगा आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद टोटल पेबल या रिफंड जो भी बनेगा आपका यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद बैंक्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। बैंक्स में आप न्यू फीचर आया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स भी आपको फिल करना पड़ेगा। करंट है, कैश अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद आईटी में जाओगे, यहाँ पर आपने एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, आपके भी आपको चालान मिलेगा, या डायरेक्टली एआईएस से भी देख सकते हो। अगर आपके एआईएस में आ गया, अगर आपने दो दो दिन या 3 दिन पहले ही आपने टैक्स पे किया है तो आपको चालान ही लेना पड़ेगा। उस चालान में आपको डिटेल्स आएगी, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट। उसके बाद आप टीडीएस शेड्यूल में जाओगे। टीडीएस शेड्यूल में आप देखोगे ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपका जो भी टीसीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप खुद क्लेम करना चाहते हो तो सेल्फ। उसके बाद जिसने डिडक्ट किया है उसका टैन नंबर चाहिए। उसके बाद
अगर आपका प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड आ रहा है तो वो आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। करंट ईयर में आपका जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है सिर्फ वो डालना है आपको। कोई ग्रॉस रिसिप्ट्स आपको नहीं डालनी, सिर्फ जितना डिडक्शन होता है वही डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म्स। जो भी डिडक्टर फॉर्म 16 जनरेट करता है उसके लिए ही यहाँ पर मैंडेटरी होती है डिटेल्स डालने के लिए। उसके बाद अदर देन जो फॉर्म 16 जनरेट करता है वो आप नीचे रेफर कर सकते हो, आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अदर यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, सेल्फ या अदर पर्सन। आप सेल्फ पर ही करना मोस्टली अगर आपके फॉर्म 26 में आ रहा है। उसके बाद डिडक्टर का 10 फॉर्म 26 से भी वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद कितना डिडक्शन हुआ, उसके बाद कितना क्लेम कर रहे हो, उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट्स कितना है, और किस हेड पर आप किस हेड में आप उस इनकम को ऑफर टू टैक्स कर रहे हो, तो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर अदर सोर्स, एग्जेम्प्ट इनकम। तो बिजनेस इनकम है, आप बिजनेस इनकम डालिए। अदर इनकम है तो अदर इनकम डालिए। आपके अकॉर्डिंग जो इनकम बन रही है आप उसको सिलेक्ट करना है। एक और चीज, आपको कैरी फॉरवर्ड में एक दिक्कत आती होगी, आपको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो कैरी फॉरवर्ड सिंपल आप ऐसा कर सकते हो, जितना आपकी डिडक्शन हुई है और जितना आप क्लेम कर रहे हो। सपोज कीजिए आपके फॉर्म 26 में 100 रुपए आ रही है और आप 80 रुपए क्लेम करना चाहते हो और 20 रुपए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ पर 100 रुपए डालने हैं आपको डिडक्शन, और आप 80 रुपए क्लेम करना चाहते हो तो 80 रुपए यहाँ डालोगे। तो ऑटोमेटिकली आपका आपका 20 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन में आओगे। वेरिफिकेशन में मैं फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपने आपने शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन में जो भी डिटेल्स डायरेक्टर्स मैनेजमेंट की डिटेल्स डाली होगी, आपको जो साइन कर रहा है, जो वेरिफिकेशन कर रहा है, उसकी डिटेल्स भी आपको वहां पर डालनी पड़ेगी। इट्स अ मैंडेटरी। और उसका पैन नंबर, एड्रेस। उसके बाद वेरीफाई करेंगे और कैलकुलेट टैक्स करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले चेंज किया था, 115B AA किस ईयर में किया था और एक्नॉलेजमेंट किया था, तो अभी के लिए मैं ऐसा ही डाल देता हूँ। उसके बाद किस डेट पर फाइल किया था, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको अपडेटेड या रिवाइज रिटर्न करनी है, सिंपली प्रोसेस यही है। आपको कोई और प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल यही होता है। अगर आपने ओरिजिनल फाइल किया है, ओरिजिनल की जेसोन आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करके जो आपको चेंजेस करने हैं सिर्फ वही करना है, बाकी आपको वैल्यूज वेरीफाई करनी है। तो उसके बाद आप सिंपली कैलकुलेट टैक्स करेंगे। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा। दोस्तों, अगर आप जेसन जनरेट कर रहे हो तो आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना पड़ेगा, वरना कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक नहीं करोगे तो आप जेसन जनरेट नहीं करोगे। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, उसके बाद आप जेसन जनरेशन पर क्लिक क्लिक करोगे। जेसन जनरेट होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा आएगा, इसके बाद आपको सिर्फ सिंपली सेव जेसन करोगे। और जहां पर आपने ये फाइल फाइल रख रखी होगी, जहां पर ये यूटिलिटी आपने रख रखी होगी, वहीं पर आपका जेसोन जनरेट होगा। तो सिंपली आपको जेसोन लेना है। उसके बाद लॉगिन पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है। वहां पर भी दो ऑप्शन आएंगे, अपडेटेड रिटर्न, वहां पर आपको सिलेक्ट करना है, सिंपली इंपोर्ट कर देना है। यही स्टेप्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ऐसी ही मोर वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना अगर कोई मैंने गलती की है या आपको और न्यू वीडियो चाहिए किसी न्यू टॉपिक पर, तो जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।